जय श्याम सभी दोस्तों को बहुत बहुत चैनल पे स्वागत आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर पार्ट 2 विच इज़ लेक्चर नंबर 12। तो आज का हमारा डिस्कशन के टॉपिक्स रहेंगे। नंबर 1 पे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, देन वी शैल टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी, एंड फाइनल टॉपिक वुड बी पावर विच इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। देखिए बहुत सरल भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल भाषा में, इस बिल्कुल सीधी बात होगी। और जो आपके नीट के एग्जाम के लिए जो चीज़ें जरूरी है उस पर बात करेंगे। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो देखिए, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन अ सिस्टम or on a object simultaneously in such a way that the resultant force on it is zero, then it is said to be in translational equilibrium। एक वर्ड होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने आपको बताया। Okay, if the forces acting on the object are conservative and it is in equilibrium, then F net means net force is equal to zero। इसका मतलब ये होता है कि du upon dr मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जीरो होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको du upon dr is equal to zero। तो ये तो रही सब सीधी भाषा में इसकी बात। सो finally what we can say, the force is conservative and object is in equilibrium, then slope of ur graph is zero or its potential energy is either minimum or maximum or constant। मैं आपको बताता हूँ, चिंता ना करें, एक एक चीज़ से बताऊंगा। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन फर्दर क्लासीफाई द इक्विलिब्रियम एज ऑफ थ्री टाइप्स। देखिए मैंने जो लिखा ना, यूआर ग्राफ का जो स्लोप होता है जीरो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, कांस्टेंट। तो उसी के आधार पर हम इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड नंबर 3 पे बात करेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। Now, what is stable equilibrium? As the name suggests, an object is said to be in stable equilibrium if on slight displacement from equilibrium position, it has tendency to come back. Right? So here potential energy in equilibrium position is minimum as compared to its neighboring points, or rather you can say d2u upon dr square is equal to zero. That is positive. So this is all about stable equilibrium. Now next one is unstable equilibrium. तो इसमें क्या होगा? An object is said to be in unstable equilibrium if on slight displacement from equilibrium position, it moves in the direction of displacement। तो उस केस में क्या होगा? डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर इज नेगेटिव। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ ऑन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट हैज नीदर द टेंडेंसी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉर टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी इज दैट इज डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये थे दोस्तों तीन इक्विलिब्रियम, इनको आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस अमंग द थ्री। वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव, एंड थर्ड वन इज जीरो। अब देखिए हम एक सरल भाषा में इसका कर्व से समझ लेते हैं इस चीज़ को। हमने जो आपको बताया उसको सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कर्व के माध्यम से आपको समझाया था। तो ये मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप एक कर्व देख रहे हैं, द कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो इसमें आप देख रहे हैं कर्व के आपके दो स्लोप है, एक नेगेटिव स्लोप होता है और एक पॉजिटिव होता है, और एक पॉइंट पर यहाँ ये मिनिमम है, मीन्स यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया और यहाँ पर इसका कॉन्स्टेंट हो गई है। तो इसको हम टेक्निकली कैसे बोल सकते हैं? तो ई मैक, व्हाट इज दिस ई मैक? ई मैक इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, कॉन्स्टेंट है ये। ओके, तो अगर आप देखेंगे at x this point the kinetic energy is nothing but k is equal to e max minus ux। यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट पर। ओके, वन थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पर दो पॉइंट्स है x min एंड x max। तो एट these points आर बेसिकली कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स पे। ओके, दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके दो ये आपके टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनकी खास बात क्या है कि एट दीज पॉइंट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस टू जीरो एंड रिवर्सेस। बस ये चीज़ें इनकी खास है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम x min टू x जीरो, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ तक स्लोप ऑफ यू एक्स इज नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब कह सकते हैं आप एफ इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन, मतलब डी डी एक्स अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी इन पॉइंट्स के बीच में? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर होगी, राइट। तो दिस इज पॉजिटिव इन दिस केस। ओके, एंड एक्स वर्ड्स एक्स नॉट, और एक्स नॉट पर क्या हो रहा है? एफ इज इक्वल टू जीरो है, सो एक्स नॉट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एक्स नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बियॉन्ड एक्स नॉट क्या हो रहा है? स्लोप इज पॉजिटिव इंडिकेटिंग ए नेगेटिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स जीरो। तो हम इसको अब एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कर्व आपको इस तरीके से दिखाई देगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कर्व? तो इस कर्व में आप समरी बता सकते हैं। इस कर्व के माध्यम से आप ये कह सकते हैं, देखिए मैंने इसको समराइज कर दिया है आपको समझाने के लिए बहुत सरल भाषा में। एट एक्स इक्वल टू सपोज एक्स इक्वल टू ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स पे क्या है? यू इज मिनिमम, मीन्स दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, right? At x is equal to c, at this point u is maximum, you can say this is unstable equilibrium, and finally at x is equal to d, u is constant, this is an indication of neutral equilibrium। तो दोस्तों ये था पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी के फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है और दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व, मतलब संरक्षित रहती है इफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे तभी ये केस आपका ट्रू होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी। देखिए आइंस्टीन साहब को सभी लोग जानते हैं दुनिया में। आइंस्टीन साहब ने एक रूल दिया था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने डिस्कवर किया था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मतलब मास और एनर्जी को आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो सब आइंस्टीन सामने आज से करीब 200 250 साल, मतलब आप ही मान के चलिए 100 साल से ऊपर, मतलब 1905 में, इन 1905 आइंस्टीन सामने डिस्कवर किया था कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एम क्या है यहाँ पर, एम मास है दैट डिसअपियर्स। जब मास गायब होगा तभी तो एनर्जी आएगी, तो एनर्जी अपीयर हो जाएगी। अगर एनर्जी डिसअपियर होगी तो मास अपीयर हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के दोनों रेसिप्रोकल हैं, दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। जब एनर्जी डिसअपियर होगी तो मास अपीयर हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सी क्या है यहाँ पर, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स जो है, मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली बट आर कंजर्व्ड एज अ सिंगल एंटिटी विच इज कॉल्ड मास एनर्जी। तो ये हमें एक वर्ड याद आना चाहिए, मास एनर्जी का ये सिस्टम है, मतलब सिंगल एंटिटी होता है। मास और एनर्जी जो है एक तरह से सिंगल एंटिटी के रूप में प्रेजेंट किए जा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं असली हथियार की, विच इज कॉल्ड पावर। पावर की दुनिया में सबको जरूरत है दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे पावर नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को पावर चाहिए। तो हर व्यक्ति जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान बनना चाहता है। तो मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब। तो इस तरह से आप पावर की बात कर सकते हैं। तो पावर जो है बहुत जरूरी चीज़ है दुनिया में सबसे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पावर के लिए। तो पावर क्या है, पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। सिंपल सी बात है, ओके। इफ अ फोर्स डज वर्क W in time t suppose, then what is the power? तो you can calculate the average power, right? Average power क्या होगी, P average is work done upon time taken। तो work done W है जैसे मैंने आपसे कहा, और time taken is T। तो this is the basic definition. Now power is scalar quantity, you can say, okay, means SI unit of power is watts and power is scalar quantity है। 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second, ठीक है। that is 1 joule per second। तो ये आपका पावर का बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये तो रही पावर की बेसिक बात। अब और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि और पावर की कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि किलोवाट हो सकती है आपकी, या फिर हॉर्स पावर हो सकती है, ओके। तो हम ये हमें नीट में सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ती है। तो 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट, या 1 किलोवाट को 10⁻³ वाट कह सकते हैं। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स थी पावर की, ओके। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस पावर। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, देखिए, when work done by a force F for a small displacement dr is dw, that is F into dr, then instantaneous power can be given as P is equal to limit delta t tends to 0 del w upon del t, which is dw upon dt। तो ये आपका बेसिक इंस्टेंटेनियस पावर का डेफिनेशन है। यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशियल है ये, ओके। तो एक तरह से अगर आपको इंग्लिश में बोला जाए तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एजेंट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर ऑफ द एजेंट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल। जैसे आप देख सकते हैं, दैट इज व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0, when work done by force, suppose in this case say F for a small displacement dr, that is dw is equal to F, then you can define this instantaneous power like this, okay। तो dw की वैल्यू F इंटू डी आर के बराबर हो जाएगी। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू F डॉट डी आर, ओके। तो इसके बेस पे आप कह सकते हैं कि जो डी आर अपॉन डी टी है, इसके लिए डी आर अपॉन डी टी है, दिस इज नथिंग बट V, which is instantaneous velocity of the agent, okay, and then it could be anybody. Therefore, P is equal to F into V, or you can say F V cos theta, because this is a dot product, okay। तो finally, power is 0 if force is perpendicular to velocity, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पावर इज 0 इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, पावर ऑफ ए सेंटीमीटर फोर्स इज 0 इन अ सर्कुलर मोशन, जैसे आप कह सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था इंस्टेंटेनियस पावर का, मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ये थे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स आज की जो हमने इनका डिस्कशन किया। अब दोस्तों बात होगी धुआंधार क्वेश्चंस की। जैसे मैं आपको कराता हूँ टॉपिक्स कवर करने के बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 8-10 जो सिंपल क्वेश्चन है, आप समा बांध देंगे, है ना, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन को देख के। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय U इक्वल टू ax² माइनस bx, जहाँ पर A और B पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब देखिए बताइए, इस तरह के क्वेश्चन नीट में आएंगे तो किस तरीके से किए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिए जिनसे आपका इसमें माहौल बनता है। इन वीडियोस के थ्रू, ये मेरे जो वीडियो है इनसे आपको माहौल बनेगा तैयारी का। आप इन देखिए, छोटे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे होंगे, 2-2 घंटे के वीडियोस हैं। तो 2 घंटे के कंटेंट को केवल मैं 30 मिनट्स के अंदर कवर कर रहा हूँ और सारी चीज़ें क्वालिटी के साथ आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो यू कैन कंपेयर माई वीडियो विद अदर वीडियोज, यू विल फाइंड द टाइम इज स्पेयर्ड, है ना। जो चीज़ आप 2 घंटे में वहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप केवल आपको विद इन 30 मिनट्स यू विल कमिंग ऑल दोस टॉपिक्स। और इसके अलावा PYQ में आपको अलग से क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बना के देता हूँ, ठीक है, हर टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें किया जाना है, ओके। तो दोस्तों, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, तो मैंने आपको ये बताया था, देखिए कंजर्वेटिव फील्ड होता है U डी यू अपन डी एक्स विद माइनस साइन, दैट इज F। तो कंजर्वेटिव फील्ड में F इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन U, ओके। तो यू कैन से F इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन दिस U की वैल्यू आप रख दी यहाँ पर ax² माइनस bx, विच इज b माइनस 2ax। इफ यू आर सॉल्विंग दिस इक्विलिब्रियम केस के लिए क्या होगा, F इज इक्वल टू 0, दैट इज b माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, जैसे कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। d2u अपन dx² इज इक्वल टू 2a। अगेन अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, तो जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तो u इज मिनिमम इन दिस केस, देयरफॉर x इज इक्वल टू b अपॉन 2a इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस इज योर आंसर। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bullet of mass m moving with velocity v strikes a suspended wooden block of mass m and remains embedded in it. If the block rises to a height m, find the initial velocity of bullet। देखिए कितना सिंपल और कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी बुलेट की, और उसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है उसको आप इक्वेट कर दिए। तो देखिए इस तरीके से करेंगे, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m प्लस m ऑन v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मास दोनों के यहाँ पर, ठीक है, एक मास ब्लॉक का है, ये क्या है, एक तो स्मॉल m बुलेट का मास है और ये कैपिटल M जो है उसका वुडन ब्लॉक का मास है। तो इसके लिए आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m प्लस m v स्क्वायर। ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसमें,
एम प्लस एम इंटू जी एच, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन की मदद से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी आप लगाइए यहाँ पर, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जी एच। नाउ वंस यू गेट दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी विच इज अंडर रूट टू जी एच। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इसमें क्या दिक्कत है? तो सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट से होना था, इसमें कंसेप्ट लगना था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A child is swinging on a swing. Minimum and maximum heights of the swing from the earth's surface are 0.75 meter and 2 meter respectively. What will be the maximum velocity of this swing? दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना ही होगा। इसमें जैसे आप यहाँ पर निकाल लीजिए, देखिए स्विंग कर रहा है बच्चा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर अर्थ सरफेस से दोनों हाइट दे देंगे। इसका मतलब ये आपका कन्वर्जन होगा गेन काइनेटिक एनर्जी में, जो गेन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो कंसेप्ट क्या है पर, जितना गेन काइनेटिक एनर्जी में होगा उतना ही लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी, और हाइट का डिस्टेंस अब एच टू और एच वन क्या है, मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एच वन इज मैक्सिमम सॉरी मिनिमम हाइट ऑफ स्विंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और एच टू इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट ऑफ स्विंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, दीज टू वैल्यूज आर गिवन इन दिस प्रॉब्लम। ओके, now with the help of these two values you are putting all these values in this expression, you are getting the value of v max, that is 5 meter per second. So this is the answer for the problem. Okay, so this question is also done. आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अ मशीन विच इज 75% एफिशिएंट यूजेस 12 जूल ऑफ एनर्जी इन lifting 1 kg mass through a certain height. The mass is then allowed to fall through the same height. Find the velocity at the end of its fall. इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन वी हैव टू हैव द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप सबसे पहले निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मास की क्या होगी? अगर ये 75% एफिशिएंट है तो ये 12 जूल के लिए कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 75% ऑफ दिस 12 जूल, क्योंकि ये लिखा हुआ है 12 जूल का 75% एफिशिएंट है, तो दिस वुड बी 9 जूल। ओके, नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास एट द एंड ऑफ द फॉल? यहाँ पे लिखा हुआ देखिए वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो दीज टू थिंग्स आर नाउ रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग फर्दर। तो ओके, तो अगर आप यहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी, एक में लॉस होगा एक में गेन होगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है एंड फॉल के एंड में, और ये आपकी जो 75% एफिशिएंट पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 18 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो आपको बताइए आपका क्या कहना है इसमें। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करते हैं एक और ट्रेनिंग क्वेश्चन की। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इन द अरेंजमेंट शोन इन दिस फिगर एम ए इज इक्वल टू 1 kg and mb is equal to 4 kg. String is light and inextensible while pulley is smooth. Coefficient of friction between block A and the table is mu is equal to 0.2. ठीक, find the speed of both the blocks when the block B has descended a height of 1 meter. Descended का मतलब ये नीचे गिर रहा है 1 मीटर। ओके, यहाँ पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखिए, और इसके बेस पे हम कह सकते हैं, देखिए अब इसमें कंस्टेंट क्या दिया है? वी ए इक्वल टू वी बी विच इज वी। ओके, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, ना फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन ब्लॉक बी हैज डिसेंडेड हाइट ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पर कंस्टेंट रिलेशन को देखते हुए मैं लिख सकता हूँ वी ए इक्वल टू वी, मतलब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसको मैंने वी मान लिया है एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल हम कैसे कर सकते हैं? ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एफ इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। ओके, तो म्यू इज गिवन एज 0.2, m a is 1 and g is 10. तो you are calculating this F force of friction between block A and table comes out to be 2 न्यूटन्स। फाइन, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, मतलब टोटल जो काइनेटिक एनर्जी और चेंज होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमने ये लिख दिया देखिए, है ना। नॉन कन्वेंशनल ये आपका नॉट कंजर्वेटिव वर्क होगा, ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एफ इंटू एस वर्क डन ये, और ये हो जाएगा डेल्टा यू मीन्स माइनस एम बी इंटू जी एच, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना होगा? हाफ एम ए प्लस एम बी का होल स्क्वायर, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड सिस्टम, दिस इज एम ए एंड एम बी। ठीक है, दोनों का मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए एम ए प्लस एम बी जो चेंज होगा वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ओके, -2 into 1 मीन्स ये आपने जो कैलकुलेट की एफ की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज इसमें आप पुट कर दिए, आपके पास फाइनल आंसर जो वी का आ जाएगा दोस्तों आ जाएगा 3.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया और बिल्कुल एक एक चीज़ स्टेप बाइज बता दी है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं आपको और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा है इन एन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर m is equal to 4 kg and mb is equal to 1 kg. The system is released from rest and block B is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter. Right? Find the coefficient of friction between the block and the table. Neglect friction elsewhere. ठीक है, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको भाई जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन निकालना है डेल्टा यू प्लस डेल्टा की मदद से, उससे पहले वेलोसिटी कंस्टेंट निकाल लीजिए, उसके बाद उनको इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा। कंस्टेंट रिलेशन आपका हो गया वी ए इक्वल टू 2 वी बी एज पर दिस पर्टिकुलर सर्किट, सॉरी दिस डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, वी ए इक्वल टू 2 वी। तो वी ए कितनी वैल्यू हो गई?
वी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.3, ओके। तो वी वैल्यू हो गई 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6 मीटर पर सेकंड। नाउ एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन, डब्ल्यू एन सी मीन्स नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा की। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू एन सी इज नथिंग बट म्यू विद माइनस साइन, ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव, ओके, माइनस म्यू एम ए इंटू जी इंटू एस ए, ओके ओके, दिस इज फॉर डब्ल्यू एन सी एंड डेल्टा यू इज माइनस एम बी इंटू जी इंटू एस बी प्लस 1/2 एम ए इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी इंटू वी स्क्वायर, या फिर आप इसको एम ए प्लस एम बी भी एक साथ लिख सकते थे। तो इसमें हमें एक जो चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एस ए इक्वल टू एस बी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 1 मीटर दिया हुआ है ना, तो फाइंड द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द टेप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एस ए इक्वल टू एस बी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने की है। और दोस्तों ये ऐसे इक्वल टू एस बी होने का रीजन ये कांस्टेंट रिलेशन है दोस्तों, ये वी ए इक्वल टू बी बी। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए जो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक होगा वो जो बी ब्लॉक होगी उसकी पोलेसिटी का हमेशा डबल होगा, ये कांस्टेंट रिलेशन है इस केस में। जबकि प्रीवियस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीवियस केस में क्या था, देखिए प्रीवियस केस में हमारा जो था, इस पर्टिकुलर केस में ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी कांस्टेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग इक्वल थी। ये सारी चीज़ मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ओके, लॉ ऑफ मोशंस में भी आपको बताया था। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को ये समझना पड़ेगा, ओके। तो ये ऐसे फिलहाल ऐसे इक्वल टू एस बी हो गया, तो विच इज 2 इंटू एस बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1 मीटर, तो ये एस ए आपका 2 मीटर्स हो जाएगा। नाउ वंस यू कैलकुलेट दिस एस ए एंड एस बी यू कैन सिंपली पुट द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, जिसको मैं देखिए सर्किल कर रहा हूँ, ये आपका जो इक्वेशन है इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑल द वैल्यूज आर नोन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ओनली म्यू विच इज अननोन कैन बी कैलकुलेटेड, दैट कम्स आउट टू बी म्यू दैट इज 0.115। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंसेप्ट केवल कंस्टेंट रिलेशन का था, वी इक्वल टू 2वीबी की मदद से हमें एस इक्वल टू 2एसबी जो है कंस्टेंट वो इनडायरेक्टली इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आप बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ अ मशीन गन फायर्स 240 बुलेट्स पर मिनट if the mass of each bullet is 10 grams and the velocity of the bullets is 600 मीटर पर सेकंड, then find power in kilowatt of the gun। तो हमें गन की पावर निकालनी है, तो वर्क डन क्या होगा, जो गन से जो वर्क डन किया है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हमें पहले काइनेटिक एनर्जी पे वर्कआउट करना, मतलब काइनेटिक एनर्जी गन की क्या, हमें बुलेट्स की, तो 240 बुलेट उससे फायर हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए कैसे निकलेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट कितनी हुई, नंबर ऑफ बुलेट्स इंटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बुलेट मीन्स 1/2 mb स्क्वायर। तो आपको 240 हो गई बुलेट्स की संख्या, हाफ, और मास कितना है बुलेट का 10 ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करिए, तो 10 इंटू 10⁻³ -3 ये किलोग्राम, और वी कितना है 600, तो 600 का स्क्वायर हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद पावर ऑफ वन क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकिंग, बिकॉज पी इज W/T। तो वर्क डन कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्क डन मैंने आपको निकाला जैसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो दिस इज 120 इंटू 10, यही चीज़ आ जाएगी अभी। और ये जो आपने कैलकुलेट किया इसको आप 60 से डिवाइड करिए, बिकॉज टाइम टेकिंग कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है, ओके। तो दिस टाइम टेकिंग इज 60, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 7.2 किलोवाट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसमें मेन जो चीज़ यहाँ नहीं 60 का, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ये 240 बुलेट्स पर मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपको किलोवाट में आंसर चाहिए, तो जूल पर सेकंड है ना, और ये किलो यहाँ पर आ ही रहा है 10⁻³ तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर फिलहाल 7.2 किलोवाट आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पंप कैन टेक आउट 7200 किलोग्राम्स ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम अ वेल 100 मीटर डीप, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप एज्यूमिंग दैट इट्स एफिशिएंसी इज 50%। हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड कंसीडर कर, पर मीटर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करनी है यहाँ पर। देखते हैं इसको दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखिए आउटपुट पावर जो होता है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी पर टाइम हो जाएगा, ठीक है, पावर इक्वल टू W/T होता है, वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर, लास्ट वाले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था, है ना, जिसमें गन के मैंने एग्जांपल बताया था। अब यहाँ पर क्या है, आउटपुट पावर जो होगा वर्क डन अपॉन टाइम होगा, वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आप ये डीप वेल से पानी खींच रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा वर्क डन। तो एम कितना है 7200 इंटू 10 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू 10 लेनी है, और एच कितना है 100 मीटर है, और डिवाइड किया हमने इसको, क्योंकि यहाँ पर आवर है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पर आवर है, तो इसको मैं सेकंड बना लूँगा 60 इंटू 60 करके, तो आपका आंसर हो गया ये 2000 वाट। तो ये आपका आ गया आउटपुट पावर। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और यू कैन से इनपुट पावर इज सिंपली आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी, ओके। तो इस केस में एफिशिएंसी कितनी 50% दे रखी है, तो आउटपुट पावर और एफिशिएंसी की मदद से आप इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे, 2000 वाट इज द आउटपुट पावर इंटू 100 अपॉन 50, क्योंकि 50% है तो 50% होगा 50 अपॉन 100, तो 100 ऊपर आ गया, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 4 किलोवाट। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। इफ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर 7.5 किलोवाट, हाउ मच पावर डज अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्ड। अभी देखिए इसमें कैसे करना है, तो हमें इसमें एक फोर्स को एज्यूम कर लेते हैं। सपोज अगर कोई मैं फोर्स एज्यूम करता हूँ विच इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए करना कैसे, पावर रिक्वायर्ड इज पी विच इज एफ इंटू बी, और एल्फा हमने इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी मान लिया, तो पी इक्वल टू हम पी इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एफ इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो इस तरीके से हम इसको एक पावर का वेलोसिटी के से रिलेशन हमने एक बांध दिया, ओके। अब देखिए अगर मैं P1 को यहाँ पर 7.5 किलोवाट बोलता हूँ और V2 इज 3V1, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए ये 4 किलोमीटर पर आवर और 12 में, तो V1 और V2 के बीच में रिलेशन कितना है 1:3 का है, ये 4 और ये 12 है, तो 4 की 12, तो ये 3 गुना है, तो V2 जो है वो V1 से 3 टाइम्स है। बस इनका यूज़ करके आप ये फॉर्मूला लगा दिए, P2
इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, क्योंकि इस रिलेशन से आ जाएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर। बस इसमें 3 चीज़ें दी हैं, आपको फोर्थ कैलकुलेट करनी है। तो P2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज। यू कैन फाइंड आउट P2 विच इज नथिंग बट दिस 67.5 किलोवाट आंसर। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाएंगे, ये मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, ये अ ट्रेन ऑफ मास 2 × 10⁵ किलोग्राम हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अप अ हिल इंक्लाइंड एट थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/50 टू बी हॉरिजॉन्टल व्हेन द इंजन इज वर्किंग एट 8 × 10⁵ वॉट्स। फाइंड द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ द ट्रेन। जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड इसको लेनी है, ठीक है। तो उस केस में आपको देखिए छोटा सा डायग्राम बना के चलना पड़ेगा। जो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जो ट्रेन है एक स्लोप है, उस पर स्लोप पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर चल रही है ट्रेन, उसका स्लोप कितना देगा, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/50। ये एंगल जो थीटा है sin इनवर्स 1/50 के बराबर ये रखा है, ओके। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आपको बेसिक यहाँ पर क्या है, पावर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे P इक्वल टू एफ वी, ठीक है, P इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ से F निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, पावर इज F इंटू बी, F मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, F इक्वल टू P अपॉन वी। P वैल्यू इज गिवन एज 8 × 10⁵, ये देखिए दे रखा है वॉट्स में, एंड 20 इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो इससे आपका आंसर आ गया फोर्स का 4 × 10⁴ न्यूटन्स, ओके। नाउ अब एज गिवन द क्वेश्चन एट द कांस्टेंट स्पीड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ट्रेन आर इन द इक्विलिब्रियम, जैसे आप देख सकते हैं। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस पैरेलल टू द हिल, ये पैरेलल टू द हिल ये हो जाएंगे, आर और एफ ये वाली फील्ड होंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप इनके रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। पैरेलल टू हिल में क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आर प्लस एम जी साइन थीटा। तो इससे आप एफ इज इक्वल टू आर प्लस 2 × 10⁵ एम की जगह और जी इंटू 1/50 ये साइन थीटा की वैल्यू रख दी। तो इससे क्या होगा, फाइनली आपके पास आंसर निकल के आएगा आर का, मींस आर इज द रेजिस्टेंस टू द मोशन। तो आर कम्स आउट टू बी 800 न्यूटन। तो इतना ये इसका विरोध हो रहा है बेसिकली, जब ट्रेन ऊपर चल रही है तो उसको फोर्स रोक रहा है कोई ऊपर चढ़ाने से, जिसकी वैल्यू है 800 न्यूटन। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 800 न्यूटन के बराबर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपकी समझ में आया हुआ। तो थोड़ा सा पेशेंस से देखिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v0 ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फाइनली स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू इज इक्वल टू 0.27, एम इज इक्वल टू 1 kg एंड वी नॉट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये कंसेप्ट जो है आपका, ये भी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखी है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में पिक्चर बनेगी हाउ टू सॉल्व दिस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, एक तो आपको रिटार्डेंट, एक तो सबसे पहले आपको एक्सेलेरेशन निकालने की दरकार है, ठीक है। दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड, तो एक्सेलेरेशन निकालना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे कंसेप्ट यूज करना है, ये देखिए। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले आपको रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन का खेल चल रहा है, तो आपको यहाँ पर रिटार्डेशन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब रिटार्डेशन एक बार आ जाएगा, उसके बेस पर फिर वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, जो कि जैसे इस तरीके से W इज इक्वल टू हम लिखते हैं ना, हाफ mv², इस तरीके से जो फॉर्म इक्वेशन आती है वो आती है। तो देखते हैं हम इसको, देखिए किस तरह से करेंगे। तो रिटार्डेशन पहले मैंने निकाल लिया, A इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास, तो म्यू इंटू एम जी अपॉन एम, फॉर्मूले से ये म्यू इंटू जी के बराबर आ गया, ओके। नाउ अब जैसे हम जानते हैं कि V0 इज इक्वल टू 80, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इक्वेशन ऑफ मोशन से V0 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका टी की वैल्यू हो जाएगी V0 अपॉन ए, और यू कैन से V0 अपॉन म्यू जी। अब ये आ गया, देखिए दोस्तों हमारा कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। टाइम जो है वो V0 अपॉन म्यू जी की टर्म्स में हमारा आ गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे मैंने आपको बताया वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज कर रहा हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर, अब मैं इसको क्यों यूज़ करना चाहूँ, क्योंकि मुझे मीन पावर निकालनी है दोस्तों यहाँ पर। तो मीन पावर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये फॉर्मूला लगाने, पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, ओके। जैसे मैं मीन पावर वर्क पर यूनिट टाइम का ये वाला फॉर्मूला, और ये मैं मीन पावर जो निकालना हूँ, जैसे ये जो मैंने आपको मीन पावर बताई, देखिए ये जो हमारी पावर है, ये देखिए हाफ इंटू म्यू इंटू एम जी वी, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ से W की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ओके। और V0 की वैल्यू रख दी, ये सारी वैल्यू रख दी। तो मीन पावर का फॉर्मूला मेरा आ गया हाफ म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू V0। तो ये मेरे काम का फॉर्मूला दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी है, जितनी वैल्यूज हैं, जैसे इसमें म्यू वैल्यू पता है मुझे, एम पता है, जी V0, एवरीथिंग इज नोन, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन पावर। हाउ, सी 1/2 म्यू वैल्यू इज गिवन एज 0.27, ओके। मास की वैल्यू 1 kg है, जी इज गिवन एज 9.8 एंड V0 इज 1.5 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में खेल सीधा इस फॉर्मूले का था, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम और ये आपका रिटार्डेशन वाले कंसेप्ट को क्लब करके मीन पावर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपको फाइनली, मीन पावर कम्स आउट टू बी 2 वॉट्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया था। तो ये था दोस्तों आज का कुल मिला के वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री सीताराम जी।